सो वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइबरवर्स और मैं हूं नितिन कुदाल। तो जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था आपको कि हम शुरू करने जा रहे हैं एक चैनल जो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स से रिलेटेड होगा, जहां पे आपको साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, मैलवेयर एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो उसी कड़ी में हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं मेमोरी फॉरेंसिक्स। और इस मेमोरी फॉरेंसिक्स सीरीज का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि बेसिक्स ऑफ मेमोरी फॉरेंसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक का मेमोरी फॉरेंसिक्स, मेमोरी एनालिसिस हम कर सकेंगे, जिसमें हम विंडोज और लिनक्स की मेमोरी को हम सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे देखेंगे। तो कैसे एक्वायर करते हैं, एक्वायर करने से लेके कंप्लीट एनालिसिस तक हम इसको कवर करेंगे, राइट। सो पहला लेसन शुरू करते हैं मेमोरी बेसिक्स 101, जिसमें हम बात करेंगे कि मेमोरी बेसिकली होती क्या है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, मेमोरी फॉरेंसिक क्या है, इससे हमें क्या क्या मिलता है। So without wasting much time, let's switch to our first lesson, that is memory basics or memory forensics 101. So welcome again. So यहाँ पर हम बात करेंगे a journey towards memory forensics, and this will be the first step towards memory forensics, that is memory basics 101. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है और हम सीरीज शुरू करने वाले हैं यहाँ से हमारी, राइट। सो सबसे पहले चलते हैं, हम हमारे एजेंडा देख लेते हैं कि इस 101 में हम क्या क्या सीखेंगे। तो इस 101 में हम विंडोज फॉरेंसिक्स पे फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर मेमोरी, हम कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और क्या क्या स्टोर करती है, कैसे होती है, वो समझेंगे। फिर मेमोरी फॉरेंसिक्स के बारे में हम थोड़ा बहुत समझेंगे। उसके बाद हम एक्विजिशन ऑफ मेमोरी फ्रॉम विंडोज कंप्यूटर की विंडोज कंप्यूटर से मेमोरी कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। लास्ट में उस कैप्चर्ड मेमोरी डंप का एनालिसिस कैसे कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो बेसिकली अब बहुत सारे टूल्स यूज करने जा रहे हैं। हम वॉल्टिलिटी यूज करने वाले हैं, हम विनपीएम यूज करने वाले हैं, हम रिकॉल यूज करने वाले हैं, हम बल्क एक्सट्रैक्टर यूज करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हम एनालाइज करने के लिए और एक्वायर करने के लिए यूज करेंगे। एफटीके इमेजर हम यूज करने वाले हैं, डंपिट यूज करने वाले हैं। तो बहुत सारे टूल्स जो मेमोरी को एक्वायर कर सकते हैं, मेमोरी को एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स, अलग अलग टूल्स अलग अलग वीडियो में हम यूज करेंगे। तो एक सीरीज ऑफ लेसन से जहां बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। बट आगे बढ़ने से पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन सबके माइंड में आता है वो होता है व्हाट इज मेमोरी, राइट। मेमोरी होती क्या है एक्चुअली, और सबको पता है कि इट इज स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। बट मेरा पहला सवाल यहाँ पे आता है कि ये कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर में और क्या क्या चीजें होती है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन, अगर हम बचपन की डेफिनेशन याद करें तो कंप्यूटर एक बॉक्स है जो इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड समथिंग समथिंग, बहुत सारी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन हमने बचपन में याद की थी। तो ये वो डेफिनेशन है। बट व्हाट डज दिस कंप्यूटर कंपोज ऑफ, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इस कंप्यूटर के, वो हम यहाँ पे चेक करना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो हम सबको पता है, एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम है, जिसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एएलयू एंड सीयू, हम सबने पढ़ रखा है। एंड उसके बाद एक आउटपुट यूनिट होती है। तो इनपुट यूनिट कुछ भी हो सकती है, जिसमें हम बोलते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, एनीथिंग। आउटपुट यूनिट जो हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। बट मान लीजिए मैंने कंप्यूटर को एक इनपुट दिया 2+2, ये मेरा इनपुट है जिसमें ये ऑपरेशन मुझे कंप्यूटर पे परफॉर्म करना है। नाउ जब ये 2 इस एएलयू के पास पहुंचेगा तो ये एएलयू डायरेक्ट तो उसको परफॉर्म कर नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं तो एक बार रखना पड़ेगा, राइट। स्टोर कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ देर के लिए करना पड़े। ये 2 फिर ये वाले 2 को भी उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा और उसके बाद उस पर ये वाला ऑपरेशन वो परफॉर्म कर पाएगा। तो उसके लिए जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेमोरी की। तो कंप्यूटर के पास एक मेमोरी यूनिट होती है जो सीपीयू मेमोरी में स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर चीजों को वापस से एक्सेस करता है। तो इस सीरीज में हम पूरी तरह कंप्यूटर मेमोरी पे बात करने वाले हैं, राइट। तो ये सबसे बेसिक आर्किटेक्चर है जिसको हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसमें इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, सीपीयू होता है, वो सीपीयू कनेक्ट होता है किसी मेमोरी यूनिट से। अब नाउ ये मेमोरी यूनिट में कितने टाइप की मेमोरी है, कौन कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी है भी आपने पढ़ रखा है। तो बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब हम ये मानते हैं कि ऐसी मेमोरी यूनिट जो डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, डायरेक्टली अगर ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी यानी सीपीयू से कनेक्ट होगी, उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। ऐसी यूनिट जो एक्सटर्नली कनेक्ट की जाती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी यूनिट। और ऐसी यूनिट जो
एक्सटर्नली के साथ में किसी और पहले कोई और कनेक्टर हमें लगाना पड़ेगा, उसमें ये यूनिट यूज कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं टर्शियरी यूनिट, जो कि हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है, सीडी होती है, जो एक सीडी ड्राइवर हमें पहले कनेक्ट करना होता है, फिर उससे रीड करते हैं हम सीडीज को, राइट। प्राइमरी मेमोरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है सीपीयू रजिस्टर्स, राइट। सीपीयू रजिस्टर्स और डायरेक्ट सीपीयू, तो हर सीपीयू की अपनी खुद की कुछ मेमोरी होती है जो रजिस्टर्स की फॉर्म में होती है, तो उनको हम बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। देन सीपीयू के पास एक और मेमोरी होती है टेम्पररी मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी कंपोनेंट जो होता है रैम होता है, प्राइमरी मेमोरी। इसके अलावा एक और प्राइमरी मेमोरी कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम की हम यहाँ पे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिखा रोम के बारे में यहाँ पे, क्योंकि रोम इज अ परमानेंट, बेसिकली एक बार हो जाता है, प्राइमरी में परमानेंट है। लेकिन बाकी ये जो तीन है, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू कैश और रैम, ये टेम्परेरी मेमोरी होते हैं। जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑफ होता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, ये मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो वाइप आउट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये तीनों जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मींस जो थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है, राइट। जबकि रोम में जो डेटा होता है वो फिक्स डेटा होता है, इसलिए हम रीड ओनली मेमोरी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं रोम को यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ अगर बात करें इनकी हायरार्की की, कि कंप्यूटर किस तरीके से इनसे काम में लेता है, तो हायरार्की कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है, जहां पे सबसे पहले आता है सीपीयू रजिस्टर टॉप पे, उसके बाद जो कैश मेमोरी होती है वो आती है। तो कैश मेमोरी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, L1 कैश होता है, फिर L2 कैश होता है, फिर L3 कैश होता है। इनमें डिफरेंस, साइज का डिफरेंस होता है। L1 कैश जो सबसे सीपीयू के सबसे पास में होता है और सबसे कम साइज का होता है। L2 उससे थोड़ा दूर होता है, मदरबोर्ड पर होता है और कम, थोड़ा ज्यादा साइज का होता है। L3 मदरबोर्ड पर होता है और सबसे ज्यादा साइज का होता है इन तीनों में। तो ये डिस्टेंस की वजह से इनका एक्सेस टाइम भी चेंज हो जाता है, राइट। तो तीन लेवल के कैश होते हैं। इसके अलावा जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं, जहां मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, एक ही सिस्टम में मल्टीपल सीपीयूज जहां होते हैं, वहां पे L1 और L2 जो होते हैं वो जनरली सारे सीपीयूज के लिए अलग अलग होते हैं, बट L3 जो होता है वो जनरली शेयर्ड होता है सारे सीपीयूज के बीच में। L3 इज द शेयर्ड वन, ये जो होता है ये शेयर्ड होता है सारे, सॉरी, ये जो होता है ये होता है शेयर्ड होता है सारे सीपीयूज के बीच में। ऐसे ही फिर आता है मेन मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं। तो अगर आपने सुना हो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, तो ये जो कैश मेमोरी होती है इसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं, और जो मेन मेमोरी हमारी रैम आती है वो आती है डायनेमिक रैम, डी रैम। इसके बाद हमारा एसएसडीज आते हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है। यहाँ से पूरा ये जो पार्ट है वो पूरा सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। इसमें एसएसडी आ जाता है, अपना हार्ड डिस्क आ जाता है, फिर ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है। तो जब इस हायरार्की में हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ता जाता है, लेकिन स्पीड जो होता है वो सीपीयू रजिस्टर्स का होता है, और एक्सेस टाइम जो है वो सबसे कम होता है। स्पीड सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब एक्सेस टाइम जो है वो सबसे कम होगा, और स्टोरेज कैपेसिटी उनकी सबसे कम होती है। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम आते जाते हैं वैसे वैसे स्पीड कम होती जाती है, राइट, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जो ब्लू वाला एरो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे वैसे वैसे एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब स्पीड कम होती जाएगी, राइट। और कॉस्ट जो है वो भी कम होती जाएगी, बॉटम टू टॉप आने में कॉस्ट भी कम होती जाएगी और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर आपको मान लीजिए 8 GB का रैम खरीदना है, तो वो आपके लिए लगभग 4 से 5 हजार रुपए का आता है, लेकिन अगर आपको हार्ड डिस्क खरीदनी है तो 1 TB की हार्ड डिस्क आपको इस प्राइस में मिल जाएगी, राइट। तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा, लेकिन स्पीड की वजह से प्राइस कम हो गया, राइट, और स्पीड भी कम हो गया। जबकि सीपीयू रजिस्टर सीपीयू के सबसे पास है तो सबसे फास्ट होंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं है। फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सीपीयू का एक एग्जांपल है। यहाँ पे दो सीपीयू हमने लिए, एक सेम सिस्टम में दो सीपीयू है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और अगर ये वाला स्लाइड आपको अगर समझ में आ गया, इसका मतलब है मेमोरी फोरेंसिक्स का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सीपीयू, देखिए, एक सीपीयू 1 है, एक सीपीयू 2 है। इन दोनों के पास अपने अपने रजिस्टर L1 और L2 कैश है। लेकिन जैसा मैंने बोला, L3 कैश जो होता है जनरली शेयर्ड होता है सिस्टम में, क्योंकि साइज ज्यादा होता है, इसका कैपेसिटी ज्यादा होता है, तो शेयर्ड होता है दोनों के बीच में। यहाँ से जो भी ये जो सीपीयू वाला पार्ट है, रैम को डायरेक्ट एक्सेस करता है कैश के अलावा, राइट। लेकिन ये सीपीयू कभी भी हार्ड डिस्क को, एक्सटर्नल ड्राइव्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट एक्सेस एनी एक्सटर्नल ड्राइव। तो उस वजह से होता क्या है कि जो भी डेटा एक्सटर्नल ड्राइव्स में है
वो पहले रैम में लोड होगा और उसके बाद रैम से वो डेटा सीपीयू तक जाएगा। अगर वो रैम में नहीं आएगा तो सीपीयू तक कभी नहीं जा सकता। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास में ड्राइव्स होती है, राइट। तो सी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हार्ड डिस्क में है। तो जैसे ही मेरा पीसी ऑन होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करने के लिए भी सबसे पहले किसको एक्सेस करेगा, रैम को एक्सेस करेगा। बिना रैम के हार्ड डिस्क को सीपीयू कभी एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका मतलब मैं चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर रन करूं, मैं चाहे कोई डॉक्यूमेंट टाइप करूं, मैं कोई इंटरनेट चलाऊं या कोई गेम खेलूं, कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है वो सबसे पहले रैम में आएगी और मेरी रैम में वो एक्टिविटी मौजूद होगी। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं मेमोरी फॉरेंसिक्स की तरफ। जैसा हम देखा कि रैम का इंपॉर्टेंस क्या है कि सारी एक्टिविटीज रैम में होगी। बट प्रॉब्लम क्या है रैम के साथ कि रैम वॉलेटाइल है। जैसे ही आपके सिस्टम का डेटा ऑफ होगा, पावर ऑफ होगा, रैम का पूरा डेटा फ्लश आउट हो जाएगा। आप चाहे लाइट जाने की वजह से पावर ऑफ हो रहा है, आप शट डाउन कर रहे हैं या पावर केबल प्लग का आउट कर रहे हैं, किसी भी कंडीशन में रैम का डेटा वाइप आउट हो जाएगा जैसे ही उससे पावर डिस्कनेक्ट होगा। तो मेमोरी फॉरेंसिक्स क्या है बेसिकली? अब रैम में बहुत क्रूशियल डेटा होता है, हमने अभी अभी देखा कि सीपीयू का सारा डेटा रैम में आ रहा है, राइट। तो डेटा बहुत क्रूशियल है, इसलिए हम उस डेटा के लिए एनालिसिस करेंगे, इसको हम बोलते हैं मेमोरी फॉरेंसिक्स। तो आज से जब भी मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं इसका मतलब है रैम की बात हो रही है, राइट। तो मेमोरी फॉरेंसिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो एक डिजिटल फॉरेंसिक्स एक बड़ा सेट है जिसका सबसेट हो गया मेमोरी फॉरेंसिक्स, एक सबसेट है। एज वी हैव टोल्ड कि रैम में बहुत सारा डेटा होता है तो उस डेटा का एनालिसिस हम मेमोरी फॉरेंसिक्स में करते हैं। तो इट फोकस ऑन एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम वोलेटाइल डेटा सोर्सेस एंड इट कैन रिकवर क्रूशियल आर्टिफैक्ट्स। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया और उसको क्लोज कर दिया बिना सेव किए, स्टिल आई एम एबल टू रिकवर दैट डेटा फ्रॉम योर रैम। आपने उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा था वो पूरा डेटा मुझे रैम से मिल सकता है जब तक कि वो ओवरराइट नहीं हो। कंडीशन है कि रैम की साइज बहुत कम होती है, जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB या 64 GB होता है। ऑल्दो मैंने 1 TB का रैम भी देखा है दोस्तों, बट फिर भी 8 GB 16 GB इज द आइडियल साइज। 16 GB अभी मैं जिस सिस्टम पे वीडियो बता रहा हूँ उसका रैम मेरा 16 GB है। ऐसे 32 GB या 64 GB अभी जो जनरली हम यूज करते हैं वो ये रैम साइज है, राइट। इतने साइज में पूरे सिस्टम का डेटा तो आ नहीं सकता, तो जितना डेटा होगा उसके अलावा जो भी हट जाएगा वो ओवरराइट होगा। जब तक वो डेटा ओवरराइट नहीं होता है तब तक वो डेटा रिकवर किया जा सकता है। तो रैम का एनालिसिस करने से हम मैलवेयर इंसिडेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके सिस्टम में कोई मैलवेयर तो नहीं है, कोई भी थ्रेट्स जो सिस्टम रिलेटेड है वो कर सकते हैं हम। फॉरेंसिक्सली अगर इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव से देखिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें रैम से मिल सकती है। जैसे अगर आप सिल्क रोड वाले केस के बारे में आपको अगर पता है तो उसमें रैम से काफी क्रूशियल आर्टिफैक्ट्स मिले थे। जो डार्क वेब का एक केस था सिल्क रोड वाला, और लाइव सिस्टम की एक्टिविटीज जो बाद में हमें हार्ड डिस्क में नहीं मिलेगी वो भी हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो सेव डॉक्यूमेंट नहीं किया था, वो वाला डॉक्यूमेंट जो मैंने सिर्फ टाइप किया और क्लोज कर दिया, सेव नहीं किया था, वो भी हमें रैम में मिल जाएगा। हार्ड डिस्क में वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हमें रैम में मिल सकती हैं, जैसे ओपन डॉक्यूमेंट्स, मैंने बोला जो भी डॉक्यूमेंट, नॉट ओनली डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो वीडियो इमेज फाइल्स भी हमें मिल जाएंगी सारी ओपन। एन्क्रिप्शन कीज, दोस्तों पासवर्ड्स भी आपको रैम से मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है, मैंने कोई एप्लीकेशन यूज किया जिसको मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया, तो उसका पासवर्ड मुझे रैम से मिल जाएगा। रनिंग प्रोसेसेस में, सिस्टम में जो भी प्रोसेस रन हो रही है वो सारी मुझे रैम में मिल जाएंगी। मेरे नेटवर्क कनेक्शंस का मतलब है कि मेरा सिस्टम किन किन नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आप विंडोज का, जैसे मान लीजिए आप अगर मान लीजिए विंडोज में सीएमडी ओपन करते हैं, आप अगर सीएमडी ओपन करते हैं और आप कमांड लगाते हैं नेट स्टेट और -ANO अगर मैं लगाता हूं एक बार, तो यहाँ पे आपको ये जो कनेक्शंस दिख रहे हैं ये मेरे नेटवर्क कनेक्शन है कि मैं इस आईपी पे और इस पोर्ट पे कनेक्ट हो रहा हूँ। मेरा सिस्टम इस आईपी और इस पोर्ट पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे रैम में मिलेगी। जैसे मेरा सिस्टम है, ये मेरे सिस्टम का प्राइवेट आईपी है यहाँ पे, और मेरा सिस्टम इस पर्टिकुलर आईपी पे कनेक्ट हो रहा है, राइट। और जिसका प्रोसेस आईडी ये वाला है, तो इस प्रोसेस के थ्रू वो कनेक्ट हो रहा है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कौन से नेटवर्क आईपी पे कनेक्ट हो रहा है ये भी हम रैम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लाइव स्टेट में मिलेगा। अगर मैं सिस्टम को ऑफ कर दूंगा, पावर ऑफ कर दूंगा, तो ये वाली चीज मुझे सिस्टम में नहीं मिलेगी, राइट।
तो ये चीज हमें मिल सकती है रिसेंटली एग्जीक्यूटेड कमांड। तो अगर मान लीजिए अभी CMD मैंने नेटस्टेट कमांड लगाया तो वो कमांड मुझे रैम से मिल जाएगा। मेरे चैट मैसेजेस, मेरे ईमेल जो भी मैंने ओपन किए होंगे तो ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। ब्राउजिंग हिस्ट्री अगर मैंने एक्सेस किया है कुछ भी ब्राउजर का यूज करके, इवन इन प्राइवेट और इनकॉग्निटो विंडो, तो वो भी हमें रैम से मिल जाता है। तो दिस इज हाउ रैम इज वेरी वेरी क्रूशियल आर्टिफैक्ट। और डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में रैम का अपना एक महत्व है। तो बेसिकली रैम का इंपॉर्टेंस क्या है, रैम फॉरेंसिक्स का, रैम वी कैन गेट क्रूशियल आर्टिफैक्ट्स इन द रैम। इवन वो आर्टिफैक्ट्स भी हमें मिलेंगे जो हमें डिस्क में नहीं मिल सकते, जैसे अभी हमने नेटवर्क कनेक्शंस देखा। इसके अलावा रनिंग प्रोसेसेस अगर मैं देखता हूँ, मान लीजिए मैं टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ मेरा यहाँ पे, और अगर मैं टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ, इस टास्क मैनेजर के अंदर देखता हूँ ये सारे रनिंग प्रोसेसेस है, और ये जो सर्विसेज है मेरी, अगर सर्विसेज यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी सर्विसेज रनिंग सर्विसेज है, राइट। तो ये सारी मुझे रैम में मिल जाएंगी इस टाइम पे जो भी रनिंग है, लेकिन सिस्टम ऑफ करने के बाद डिस्क में नहीं मिलेंगी। इसके अलावा मैलवेयर, जो ट्रेंडिंग टाइप ऑफ मैलवेयर है जिसको हम बोलते हैं फाइललेस मैलवेयर। फाइललेस मैलवेयर क्या दोस्तों, वो अपनी प्रेजेंस डिस्क में कहीं नहीं छोड़ता, वो डायरेक्टली रैम में एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो वो एग्जीक्यूशन फाइल्स हमें मिल जाएंगी। तो बाय एनालिसिस ऑफ रैम वी कैन आइडेंटिफाई कि कोई मैलवेयर मलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है सिस्टम में। और जैसे मान लीजिए डिस्क में हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, तो रैम उस पूरी प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो अगर मैं रैम और डिस्क दोनों ले पाता हूँ किसी भी डिजिटल एविडेंस से रिलेटेड चीज का, जैसे कंप्यूटर का, तो मैं रैम और डिस्क का यूज करके कंप्लीट टाइमलाइन स्टेब्लिश कर सकता हूँ कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कैसे अटैक हुआ या कैसे कोई भी प्रोसेस रन हुआ, तो वो पूरा हम कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे केसेस कवर करने वाले हैं इस सीरीज में, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का ट्राई करूंगा एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर रैम को एक्चुअली कैसे हैंडल करता है, और रैम डीप इन डेप्थ हम समझेंगे कि रैम कैसे काम करता है, राइट। तो पूरा समझेंगे सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि रैम में डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर होता है, सो दैट जब हम उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में कि ये डेटा का मीनिंग क्या है। अगर हम कोई वर्ड देखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, वो रैम में कहाँ स्टोर है, वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा पहला वीडियो तो हो सकता है मुझसे थोड़ी गलतियां हुई हो, उनके लिए प्लीज मुझे माफ करना, और हो सके तो उन गलतियों को इग्नोर करना। मैं कोशिश करूंगा आगे वाले वीडियोस में सुधार करने का। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइबरवर्स, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि अगला वीडियो कब अपलोड हो रहा है, और हम जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।